अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक द साल्ट सत्याग्रह। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, दैट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड वाज द मास मूवमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया विटनेस्ड a large scale masses joining the movement against the British colonialism. But due to the violence and the Chauri Chaura incident, Mahatma Gandhi withdrew the non-cooperation movement and was arrested and imprisoned for the period of 6 years. But he was released very soon due to his ill health. Let us see what happened after the non-cooperation movement. अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने के बाद 1922 में गांधी जी को अरेस्ट किया गया और फिर फाइनली उनको सज़ा दी गई फॉर द पीरियड ऑफ 6 years। लेकिन बीमार होने की वजह से जो उनका हेल्थ बिगड़ गया, उसकी वजह से ही वॉज रिलीज वेरी सून इन 1924। और इस तरह से 1924 से ही वो साबरमती आश्रम में रहने लगे जो कि गुजरात में है, और इस तरह से बाकी का टाइम जो था उन्होंने साबरमती आश्रम में गुजारा। So he spent most of his time in Sabarmati Ashram in Gujarat with some objectives he had in his mind, and these objectives were to promote Hindu-Muslim unity, to promote abolition of untouchability, to promote the production of khadi, yani spinning of wheel, to train a group of ideal satyagrahis for a more broad mass movement. ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे माइंड में जो गांधी जी ने प्रमोट किए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था हिंदूज़ और मुस्लिम्स को यूनाइट करना अगेंस्ट कलोनियलिज्म। जैसा हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा, बहुत सारे मुस्लिम्स ने ज्वाइन तो की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, लेकिन उस लेवल तक नहीं जिस तरह होनी चाहिए थी। हालांकि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट दो मूवमेंट्स अलग अलग थी और उन्होंने कलेक्टिवली काम किया। कलेक्टिवली ये मूवमेंट लॉन्च की गई विथ मुस्लिम लीग, लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसी तरह से जो अनटचेबल्स थे या दलित्स थे जिनको गांधी जी ने नाम दिया हरिजन्स, दे रिमेन्ड अवे फ्रॉम द मूवमेंट। और इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव बन गया कि दलित्स को भी मूवमेंट में लाया जाए, उनकी पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी समझी गई। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज प्रोडक्शन ऑफ खादी। खादी जो कि एक कोर्स क्लॉथ है, जो काफ़ी सस्ता क्लॉथ है एंड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो गांधी जी ने इस चीज़ पे भी फोकस किया ताकि जो आम लोग हैं वो इसको प्रोड्यूस करके एक तो अर्न कर सकें और दूसरा ये कपड़ा सस्ता बन जाए और लोग अपने ही क्लॉथ को खरीदें या अपने ही क्लॉथ को यूज़ करें। और जो भी फॉरेन से आता है, जो भी यूरोप से आता है, उसको बायकॉट किया जाए। तो ये और एक ऑब्जेक्टिव था। चौथा ऑब्जेक्टिव था एक अच्छे ग्रुप को तैयार करना। जैसा मैंने पहले भी कहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो लीडर्स थे वो उनकी कॉल पे पूरा फोकस नहीं गया, बिकॉज पीपल बिकेम देयर ओन लीडर्स। वंस लीडर्स वर अरेस्टेड, दे बिकेम लीडर्स बाय देमसेल्व्स। सो दे डिसाइडेड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। इस तरह से गांधी जी का मानना था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल इसलिए भी हुई क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सत्याग्रह क्या है। अब ज़रूरत है एक अच्छे ग्रुप को तैयार करने की ताकि वो लोगों को सिखाएंगे सत्याग्रह मूवमेंट कैसे लॉन्च की जाती है, किस तरह से इसमें पार्टिसिपेशन की जाती है, कैसे ये सक्सेसफुल हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरत है एक अच्छे ग्रुप की। तो ये कुछ चार ऑब्जेक्टिव्स थे विच वर इन द माइंड ऑफ महात्मा गांधी, एंड ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम in Sabarmati Ashram to promote all these objectives. Let us see what happened after non-cooperation movement. You can see here, this is the Sabarmati Ashram and some of the people around Mahatma Gandhi. These are Satyagrahis and the followers of Mahatma Gandhi, and obviously there were some women who also followed him. You can see here, this is the spinning of खादी, और दिस इज़ कॉल्ड स्पिनिंग, या फिर जिसको आप सिंपली कहते हैं खादी प्रोडक्शन, या जो स्पिनिंग व्हील है जो कि बाद में एक सिंबल भी बना नेशनल मूवमेंट का। जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे उन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट किया। यू कैन सी हियर अ पर्सन दैट इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्रंटायर गांधी।
जो गांधी जी के साथ यहाँ पे आपको पर्सन नज़र आता है, ही वॉज अ मुस्लिम पर्सन एंड हिज नेम वॉज खान अब्दुल गफ्फार खान. He was given the title of Frontier Gandhi because he was from northwestern frontier provinces and followed Gandhi ji and was an important member of Indian National Congress also. Though he was not active member, but he followed the ideals of Gandhi ji. You can see here that Mahatma Gandhi is talking to Dalits or whom he called Harijans, so that Dalits or Harijans they will be active in the coming moments of Indian nationalism. तो इस तरह से ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहा ताकि जो दलित्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे फ्रॉम द अपर कास्टेस फ्रॉम द सोसाइटी, तो इनको हम इक्वालिटी दे दें और इस तरह से जो अनटचेबिलिटी है या अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट है इसको एबॉलिश करेंगे. You can see here Gandhi among the lower caste people or Harijans, and you can see here one important person, that is Baba Ambedkar. We will discuss about him inshallah in the coming slides. So on the other side, British government continued its atrocities through harsh laws and administrative policies. In 1928, the British Parliament sent the commission of 7 white people headed by Sir John Simon, called as Simon Commission, to inquire into conditions in the colony of India. जहां एक तरफ महात्मा गांधी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली और साबरमती आश्रम में रहे कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़, अपनी जो उनके एट्रॉसिटीज़ थी वो कंटिन्यू करते रहे और नए नए लॉज या फिर नए नए मिशंस वो इंडिया भेजते रहे. उनमें एक मिशन था जो 1928 में भेजा गया, इसको कहा जाता है साइमन कमीशन. ये 7 लोगों का एक ग्रुप था जो हिंदुस्तान भेजा गया और इनको कहा गया था to inquire about the conditions in the colony of India so that new constitutional laws or new constitutional amendments would be made, or we can say certain administrative changes would be made in India. तो इन 7 लोगों का जो हेड था that was सर जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन. जैसा यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, all these 7 people were white. It doesn't mean that they were white in color. It means they were Europeans, they were Britishers. तो उनमें इंडिया का कोई भी पर्सन नहीं था. यही रीज़न था, that's why the people of India, that is why the people, we can say Indian National Congress as well as Muslim League and all other parties boycotted this commission and they raised the slogan Simon go back or go back Simon. तो इस तरह से इसमें जो हिंदुस्तानी कोई नहीं था, इस वजह से ये कमीशन फेल हुआ, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला बल्कि प्रोटेस्ट्स भी हो गए और इस तरह से ये फेल हो गया. इसको कभी कभार वाइट कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे के सारे यूरोपियंस थे. तो कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है साइमन कमीशन फेल क्यों हुआ, तो इसका यही रीज़न था दैट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर वाज नॉट इंक्लूडेड in this group, or we can say in this commission. You can see here on the left side this is the Sir John Simon, and the people on the right side this is the group of 7 white people and popularly known as Simon Commission. So Congress and even all Indians boycotted this commission on the ground its all members were white, yani English, and no Indian was taken into confidence. The boycott movement was not participated by the Gandhi. दो लोगों ने इसको बायकॉट किया, प्रोटेस्ट्स हो गई, डेमोन्स्ट्रेशंस हो गई, लेकिन गांधी जी ने इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं की क्योंकि वो उस टाइम पे साबरमती आश्रम में थे और उनके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स थे. वो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी करते थे. कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब होता है जिसको हम कहते हैं प्रमोट करना किसी चीज़ को, जैसे खादी प्रमोशन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रमोशन, या फिर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या इस तरह की बाकी जो जैसे मैंने कहा टू क्रिएट और ट्रेन अ ग्रुप ऑफ सत्याग्रहीज. तो इस वजह से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया. बट इन द एंड ऑफ December 1929 the Congress held its annual session at Lahore under the presidency of Jawaharlal Nehru. In this session, the Congress passed a famous resolution of Purna Swaraj or complete independence from the British rule. तो 1929 में
कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी थी वो लाहौर में मिले, इसलिए इसको लाहौर सेशन भी कहते हैं। और इस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट था दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। तो फाइनली एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण मीन्स कंप्लीट एंड स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस। तो यही वो सेशन था जो काफ़ी फेमस माना जाता है, लाहौर सेशन, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फुल फ्लैज्ड इंडिपेंडेंस की डिमांड की। तो 26 जनवरी 1930 वाज टू बी ऑब्जर्व्ड एज द इंडिपेंडेंस डे। तो इस तरह से लोगों से कहा गया, जो मेंबर्स थे कांग्रेस के, उनसे कहा गया कि जो 1930 में 26 जनवरी 1930 का जो दिन होगा दैट वुड बी ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, आज़ादी के बाद 1947 के बाद, चूँकि आज़ादी 15 अगस्त को मिली 1947 को, इस वजह से आज़ादी का कोई और दिन तो फिक्स नहीं किया जा सकता। तो इस दिन को याद रखने के लिए फिर इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आया। इसीलिए 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे और एज अ रिपब्लिक डे। तो इस दिन को याद रखने के लिए बाद में जो कांग्रेस गवर्नमेंट बनी 1947 के बाद, उन्होंने इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों तक पहुंचाया। और इस वजह से हर साल ये माना जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। Now you can see here the demonstrations and protesters Simon go back. This was the protest or boycott movement against the Simon Commission, and large number of people participated in it. Even the Muslim League and other political organizations of the time, they also boycotted this commission. Simon go back. You can see here the women having a flag in their hands, raising the slogan Simon go back. So this is the Lahore session of Congress where Purna Swaraj demand was declared by Indian National Congress under the presidentship of Jawaharlal Nehru. So as I have already told you, 26th of January 1930 was to be observed as Independence Day. So the people were asked to observe this day by doing some constructive work, such as spinning service for untouchables, reunion of Hindus and Muslims, and the hosting of tricolor flag. तो ये पहली बार ऐसा था कि ट्राइकलर फ्लैग भी फ्रेम किया गया, और इस तरह से यही कुछ ऑर्डर्स थे, यही कुछ एडवाइसेस थे लोगों के लिए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया जाए, अनटचेबल्स की सर्विस की जाए, या यूँ कहेंगे उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए, उनके साथ फ्रेंडशिप की जाए, उनके क्लोज जाया जाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए, या फिर स्पिनिंग सर्विसेज, घर में बैठ के स्पिनिंग करना, या खादी को, जो खादी प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करना, या फिर ट्राई कलर फ्लैग्स को जो फ्लायर करना। तो ये सारी जो एडवाइसेस थे दे वर गिवन बाय द कांग्रेस टू द पीपल. This way of nationalism became more aggressive when the British government passed the Salt Law. So Indian Salt Law Act of 1882, according to which the government had monopoly to manufacture and sell the salt in India. अब यहाँ पे एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं साल्ट लॉ। 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसको नाम दिया गया था साल्ट लॉ एक्ट ऑफ 1882. According to this act, the monopoly, or we can say the production and the selling of salt, was the monopoly of government. या यूं कहेंगे, इस लॉ से पहले जो हिंदुस्तान के कोस्टल एरियाज़ में रहने वाले लोग थे, यानी समंदर के आसपास रहने वाले लोग थे, वो खुद ही साल्ट प्रोड्यूस करते थे डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, फिर उनको खुद ही मार्केट में बेचते थे। इस वजह से साल्ट का प्राइस काफ़ी लो होता था, और जो लोग इससे एंगेज्ड थे, जो इससे अर्न करते थे, उनका भी घर चलता था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब देखा मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर कंज्यूमिंग दिस साल्ट, दे पास्ड दिस लॉ टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ द साल्ट। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने डिक्लेयर किया कि साल्ट जितना भी प्रोड्यूस किया जाएगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देगी साल्ट प्रोड्यूस करने की, और इस वजह से साल्ट का प्राइस अप हो गया। एक तो ये,
दूसरा, जो लोग साल्ट प्रोड्यूस करते थे इस लॉ से पहले, उन पे रिस्ट्रिक्शंस आ गई, अब वो अपनी मर्जी से साल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस वजह से साल्ट का प्राइस भी अप हो गया, और जो फिक्स किया गवर्नमेंट ने प्राइस इस साल्ट का, दैट वाज वेरी मच हाई, ऑलमोस्ट 50 पैसा पर केजी। हालांकि उससे पहले 1 या 2 पैसे का ये 1 केजी मिलता था। तो इस तरह से उन लोगों का भी जॉब छिन गया जो साल्ट प्रोड्यूस करके अर्न करते थे, वो भी, उनका भी जॉब छिन गया जो इसको बेचते थे, और आम लोगों के लिए साल्ट काफ़ी कॉस्टली बन गया। तो दिस इज़ कॉल्ड साल्ट लॉ। ये कैसे हो गया? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको मोनोपोली में ले लिया, या यूं कहेंगे, मोनोपोली का मतलब होता है सोल राइट, यानी सोल राइट टू प्रोड्यूस एंड सेल द साल्ट, यानी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट साल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, इसको फिक्स्ड प्राइसेस पे बेच सकती है, और किसी को इजाज़त नहीं होगी। और अगर ऐसा कोई करता है तो ही वॉज इम्प्रिजनड, ही वॉज फाइनड, एंड इवन ही वॉज पनिश्ड। तो ये काफ़ी हार्श लॉ था। तो यहाँ पे मौका मिला बाद में गांधी जी को इसी साल्ट लॉ को, हम कहेंगे, एक टूल बनाने के लिए, ताकि एक नई मूवमेंट लॉन्च की जाए, दैट वाज कॉल्ड एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो साल्ट लॉ के अगेंस्ट काफ़ी सारे प्रोटेस्ट्स हुए थे, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे, खासतौर पे कोस्टल रीजन्स में, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए थे। तो गांधी जी को ये एक अपॉर्चुनिटी मिली that salt was consumed by all people, whether they were poor or they were rich, and it provided a livelihood to a large number of people who were living on the coastal areas. So this law affected each and every Indian, especially salt manufacturers of coastal regions and all consumers, क्योंकि इसका प्राइस फिक्स हो गया जो काफ़ी हाई था, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टोर्स पे मिलता था, अब ये दुकान पे नहीं मिलता था, अब अगर मिलता भी था तो काफ़ी हाई प्राइस पे मिलता। तो ये एक मौका मिला, ये एक टूल बन गया एक नई मूवमेंट लॉन्च करने का। You can see here the people in coastal regions producing salt through different methods and processes. It was common in India not only during British rule but before that. These are the ways by which people are producing the salt through the process of evaporation in coastal regions. So, the salt was consumed by all rich and poor, and people were asked to purchase it on the high prices fixed by the British government. जैसे मैंने पहले भी कहा, अब लोगों को ये खरीदना था, लेकिन ये मिलता था सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्टोर्स पे, जहाँ पे इसका प्राइस बहुत हाई था। दूसरा, वो लोग जो इससे अर्न करते थे उनका भी जो लाइवलीहुड था वो भी अफेक्ट हो गया। So Congress under the leadership of Gandhi decided to launch a full-fledged mass movement called as civil disobedience movement. The movement was to be started with the Salt March or Salt Satyagraha or Dandi March. So before to begin his famous Salt March, Gandhi sent an 11-point note to the Viceroy Lord Irwin with an ultimatum to accept these demands by or before 10th of March 1930. तो जैसा मैंने कहा, सारे लोगों को अफेक्ट करता था साल्ट, इसके अलावा भी और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो गांधी को मौका मिला एक नई मूवमेंट लॉन्च करने का। इस मूवमेंट का नाम पड़ गया सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। सिविल का मतलब होता है सिविलियंस, डिसोबीडेंस का मतलब होता है नॉट टू ओबे द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वी कैन से नॉट एक्सेप्ट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस और लॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे होगी? ये साल्ट मार्च से होगी। साल्ट यानी नमक, मार्च यानी ट्रैवल यानी वॉक, साल्ट सत्याग्रह यानी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साल्ट टैक्स, डांडी मार्च यानी द प्लेस दैट्स फेमस प्लेस डांडी इन गुजरात, तो उस बारे में आगे बात करेंगे ज़रूर। तो इससे पहले कि ये सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट होगी, गांधी जी ने एक लेटर भेजी उस टाइम के वाइस रॉय को, जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। उनको 11 पॉइंट्स का एक प्रपोजल दिया गया, यानी 11 डिमांड्स थी जो गांधी जी ने नोटिफाई की और लेटर में इरविन को भेजी, और उनसे कहा, अल्टीमेटम दिया गया, यू हैव टू एक्सेप्ट दीज डिमांड्स बाय और बिफोर 10th मार्च 1930। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तो तैयार रहिए एक सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की। और इस बार जो ये मूवमेंट होगी ये काफ़ी ब्रॉड बेस्ड होगी, काफ़ी वाइड होगी और काफ़ी मैसिव होगी, क्योंकि इस बार
इसमें बिलीव किया गया कि दलित्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, वीमेन भी पार्टिसिपेट करेंगे और वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं की थी। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, गांधी जी ने पहले ही 4 जो ऑब्जेक्टिव्स थे साबरमती आश्रम में उनको प्रमोट किया। उनमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, उनमें दलित्स की तरफ भी फोकस गया, तो ये माना गया कि ये सारे लोग इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। देखते हैं किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। तो जो 11 डिमांड्स थी, उन डिमांड्स की यहाँ पे लिस्ट है, वो 11 डिमांड्स यहाँ पे दी गई है। रिडक्शन इन द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम द पीजेंट्स और कल्टिवेटर्स, और दैट वाज 50% ऑफ द प्रोड्यूस। यानी अगर कोई 100 kg प्रोड्यूस करता है अपनी ज़मीन से, तो 50 kg उसको एज अ टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। दिस इज़ कॉल्ड 50%। तो इसमें रिडक्शन की डिमांड थी। एबॉलिशन ऑफ साल्ट टैक्स दूसरा था, किसी तरह से भी साल्ट टैक्स को एबॉलिश किया जाए, यानी लोगों को वापस वैसे ही परमिशन दिया जाए जैसे कि वो ब्रिटिश रूल से पहले प्रोड्यूस करते थे साल्ट और बेचते थे अपनी प्राइसेस पे, और इस तरह से अर्न करते थे लाइवलीहुड। चेंजेस इन द एक्सचेंज रेशियो ऑफ रुपीज़ एंड स्टर्लिंग। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ब्रिटिश इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडियन रुपीज़ का जो वैल्यू था वो स्टेबल नहीं रखा। तो कभी कभार जो उस टाइम पे उनकी करेंसी थी स्टर्लिंग थी, उसका वैल्यू कभी अप होता कभी डाउन होता। इस तरह से इंडियंस को इस वजह से प्रॉब्लम होती थी। ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। तो चाहते थे कि रुपीज़ का वैल्यू सेम ही रहे, स्टेबल रहे, और ये नहीं हो पा रहा था। ये भी एक डिमांड थी। द रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी प्रिजनर्स पॉलिटिक्स की वजह से या मूवमेंट्स की वजह से अरेस्ट किए गए थे या जेल में थे, उनको रिलीज़ करना, ये भी एक डिमांड थी। लेवी ऑफ कस्टम्स ऑन फॉरेन क्लॉथ, किसी तरह से जो फॉरेन क्लॉथ आता है हिंदुस्तान में उस पर ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगाई जाए, ताकि कम से कम, यानी जितना कम इंपोर्ट होगा फॉरेन गुड्स का उतना ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यानी बाहर की चीज़ें जितनी इंडिया कमाएंगे उतना अच्छा है। वो तभी कमाएंगी जब इन पे हम चार्जेस ज़्यादा लगाएंगे, जब इन पे टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे तो वो कम आएंगे। इस वजह से जो इंडिया के अपने गुड्स होंगे, अपने क्लॉथ्स होंगे, उनका वैल्यू अच्छा रहेगा, उनका मार्केट बनेगा और वो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होंगे। रिडक्शन इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे, ख़ासतौर पे जो सिविल सर्वेंट्स थे जिनको आज आईएएस ऑफिसर्स कहते हैं, तो उनका खर्चा निकलता था इंडिया के ख़जाने से। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंचर था। हालांकि उन लोगों को भी सैलरी मिलती थी हिंदुस्तान से ही जो यूरोप में बैठते थे, जो ब्रिटेन में होते थे, जो लंदन में रहते थे, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदुस्तान में हम एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो उनका पैसा हिंदुस्तान से जाता था। यानी एक पर्सन, एक ऑफिसर बैठा है लंदन में और उसकी तनख्वाह आ रही है इंडिया से, तो इसमें भी रिडक्शन की डिमांड की गई। रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंचर, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो ईस्ट से वेस्ट तक स्ट्रेचड थी, काफ़ी बड़ी एम्पायर थी, तो इनकी आर्मी पे जितना भी खर्चा होता था उसमें से सबसे ज़्यादा पैसे निकाला जाता था इंडिया से। यानी अगर टोटल ब्रिटिश एम्पायर की तमाम आर्मी को मिलाकर जितना भी खर्चा होता था उसमें से ऑलमोस्ट 55% जो खर्चा होता था वो हिंदुस्तान से निकलता था। यानी आर्मी ब्रिटिशर्स की और खर्चा हिंदुस्तान का। तो इसमें भी रिडक्शन की डिमांड की गई। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स हम बोलते हैं उन चीज़ों को जिनसे हेल्थ ख़राब होता है, जिनसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिनसे बीमारियां बढ़ती है, जिनसे एक एडिक्शन होता है और जिनसे सोसाइटी ख़राब होती है, जैसे लिक्वर्स। तो शराब की जो आदत थी वो ब्रिटिशर्स ने डाली, तो इन पे प्रोहिबिट या हम कहेंगे इनको बैन किया जाए। यानी जो भी यूरोप से शराब आती है हिंदुस्तान के लोग पीते हैं, उस पर किसी तरह से बैन लगाई जाए। एक्सेप्टेंस ऑफ पोस्टल रिजर्वेशन बिल, ये भी एक डिमांड थी। एबॉलिशन ऑफ सीआईडी डिपार्टमेंट। सीआईडी डिपार्टमेंट जो कि काफ़ी बदनाम था क्योंकि वो पैसे लेकर ही इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो इस डिपार्टमेंट को फ्रूटफुल होने के बजाय ये काफ़ी हार्मफुल साबित हुआ। इस वजह से चाहते थे ये डिपार्टमेंट ही ख़त्म किया जाए क्योंकि इन पे भरोसा नहीं कर सकते।
द इशू ऑफ लाइसेंसेज ऑफ आर्म्स टू सिटीजन्स फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन। तो जो भी लोग जिनके पास आर्म्स थे, चाहे तलवार थी, चाहे बंदूक था या कुछ और था, उनको लाइसेंस दी जाए ताकि वो अपने पास रख सकेंगे जो आर्म्स होते हैं, वेपन्स होते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि आर्म्स एक्ट पास किया गया जिसके मुताबिक हिंदुस्तान का कोई भी सिविलियन अपने पास कोई भी जो वेपन है नहीं रख सकता, तो उनको लाइसेंस दी जाए, ये एक डिमांड थी। However, Lord Irwin did not respond to the Gandhi's proposal. Obviously, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मूड में नहीं थी कि वो इस डिमांड को एक्सेप्ट करते, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से गांधी जी और बाकी जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने एक फुल फ्लैज्ड मास मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया। तो ये मूवमेंट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हो गई 12 मार्च 1930 से या 30 में। तो गांधी ने शुरुआत की जिसको हम कहते हैं साल्ट मार्च, अपने आश्रम साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है, और वहाँ से उन्होंने जो पैदल चलकर वॉक किया, तो दैट वाज द प्लेस दांडी टू ब्रेक द साल्ट लॉ। दोनों रीजन साबरमती और दांडी ये गुजरात में ही है। दांडी एक कोस्टल रीजन है जहाँ पे लोग यूजुअली जो साल्ट है समंदर से प्रोड्यूस करते हैं, और इसी वजह से जो मार्च था साल्ट मार्च, ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और एंड होना था इसको दांडी में, जहाँ पे फिर गांधी जी ने इस साल्ट लॉ को ब्रेक किया। So his march lasted for 3 weeks, यानी 21 days, and Gandhi picked up handful salt on 6th April 1930, which was the sign of breaking of salt law. तो इसी तरह से दांडी पहुंचकर गांधी जी ने थोड़ा सा नमक उठाया और इस तरह से साल्ट लॉ को ब्रेक किया गया। बट मीनवाइल parallel salt marches were being conducted in other parts of the country। हालांकि ये एक साल्ट मार्च था, लेकिन लोगों ने फिर अपने साल्ट मार्च स्टार्ट किए, और इस तरह से जहाँ जहाँ कोस्टल एरियाज़ में साल्ट की प्रोडक्शन होती थी वहाँ तक वो चले गए पैदल, और इस तरह से साल्ट लॉ को ब्रेक करने की मूवमेंट्स लॉन्च की। सो गांधी साल्ट मार्च वाज फॉलोड बाय स्टूडेंट्स या स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स, लॉयर्स बाइकॉट, पीजेंट प्रोटेस्ट्स, वर्कर्स स्ट्राइक। सो द रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ब्रूटल एंड रिप्रेसिव वास्टली। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें वीमेन थी, स्टूडेंट्स थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स भी थे। हालांकि डॉक्टर्स को बाद में कहा गया कि आप रिज्यूम कीजिए ड्यूटीज़, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ख़ासतौर पे इंजरीज़, तो उनका केयर करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से डॉक्टर्स ने बाद में रिज्यूम किया अपनी ड्यूटीज़। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल रिप्रेसल मूड में थी और उन्होंने फिर से रिप्रेशन स्टार्ट किया, ब्रूटल रिप्रेशन, और कोशिश की कि इस मूवमेंट को किसी तरह से क्रश किया जाए, जिसके लिए लाठियाँ भी बरसाई गई, गोलियाँ भी चलाई गई, अरेस्ट भी किया गया। तो बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया। यू कैन सी हेयर साल्ट मार्च पिक्चर्स ऑफ 1930s। दिस इज द पिक्चर taken from the Sabarmati Ashram with Sardar Patel as well। तो साबरमती आश्रम में जो 78 फॉलोवर्स थे गांधी के, जिन्होंने इस साल्ट मार्च में पार्टिसिपेशन की, जिन्होंने फॉलो किया गांधी जी को, यू कैन सी देम, दीज आर 78 फॉलोवर्स ऑफ साबरमती आश्रम एंड आर कॉल्ड आइडियल सत्याग्रहीज। सो दिस पिक्चर इज वेरी फेमस because of its importance in Salt March. The women also participate in this movement. You can see here, this is one of the famous women who was very much close follower of Gandhi. This is the breaking of Salt law, or we can say the last day of Dandi March. So more than 60,000 Indians including Gandhi were arrested and imprisoned. Congressmen were asked to rub their nose on the ground. During his march towards Dandi, Gandhi was joined by students, women, peasants, workers, artisans, irrespective of caste, creed, religion, or language. However, this time Muslims under the leadership of Muslim League remained away from the Congress politics. जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया जिनमें गांधी और उसके फॉलोअर्स भी थे। हालांकि जो जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक जो कांग्रेस के फॉलोअर्स थे, जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर चुके थे, उनको काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया गया। उनको कहा गया कि ज़मीन पे आप ना करगड़िए, या फिर जो क्राउलिंग, जिस तरह से छोटा बच्चा क्राउल करता है तो वैसे आप चलिए, या कभी ज़मीन पे या सड़क पे जो उल्टा आप सो जाइए।
तो इस तरह, या मुर्गा बनिए, तो इस तरह की बहुत से जो लीडर्स थे, दे वर फोर्स टू डू सच थिंग्स। एज अ रिज़ल्ट जो मुस्लिम लीग थी या मुस्लिम लीग के फॉलोअर्स थे, ख़ासतौर पे मुस्लिम्स, वो इस मूवमेंट से दूर ही रहे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन की, चाहे वो स्टूडेंट्स थे, चाहे वर्कर्स थे, कल्टिवेटर्स थे, या फिर कोई और था, दे पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। दिस इज द स्टैचू, फेमस स्टैचू, यू कैन सी ऑन नोट्स एज वेल। जो करेंसी नोट्स है इंडिया के, उसमें अक्सर ये पिक्चर दिखाई जाती है। तो यहाँ पे राइट साइड में टाइम्स ऑफ इंडिया अप्रैल 7 1930 की एक न्यूज़ है, जो आप देख सकते हैं। मिस्टर गांधी एंड हिज वॉलंटियर्स ब्रेक द साल्ट लॉ, दांडी सत्याग्रह। Though some handful Muslims like Khan Abdul Ghaffar Khan, called as Frontier Gandhi, joined the movement, in its initial stage, the civil disobedience movement received active support of industrialists and businessmen. पहले पहले तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इसको सपोर्ट किया, बिजनेसमैन ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन जैसे जैसे स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस हो गई, इंडस्ट्रियलिस्ट्स इससे दूर भागने लगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, जब इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट करते हैं तो वर्कर्स भाग जाते हैं, जब वर्कर्स सपोर्ट करते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स भाग जाते हैं, जब कल्टिवेटर्स यानी पीजेंट सपोर्ट करते हैं तो लैंडलॉर्ड्स भाग जाते हैं, जब लैंडलॉर्ड सपोर्ट करते हैं तो कल्टिवेटर्स भाग जाते हैं। तो इस तरह से इनको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ तमाम जो भी इंडियन नेशनलिस्ट्स थे उनके लिए, खासतौर पे कांग्रेस के लिए। बट व्हेन मूवमेंट टर्न्ड वायलेंट ड्यू टू स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स रिमेन्ड अवे फ्रॉम द मूवमेंट। So due to Salt Satyagraha, Gandhi won more hearts and became the leader of people, especially of non-Muslims. Now this time, Gandhi ji became the leader of almost all the non-Muslims, because Muslims were away from this movement. So few handful Muslims participated in this movement. You can see the picture of some of the main industrialists of the time. Here is Purushottam Das Thakur Das Tandon, Khan Abdul Ghaffar Khan, and here is one more person, that is GD Birla on the left side, the first picture. तो ये सारे थे जिन्होंने पार्टिसिपेशन की इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। दिस इज द पिक्चर शोइंग द डेमोन्स्ट्रेशंस ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यू कैन सी हियर ऑल दीज पिक्चर्स। तो खैर, यहाँ तक हमने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे डायलॉग्स, जिनमें हम देखेंगे कि गांधी जी की ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस हद तक कामयाब रही और इसका क्या रिएक्शन रहा, या यूँ कहेंगे लोगों का क्या रिएक्शन रहा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।